हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 26 सितंबर 2020 और देख लेते हैं एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज पे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन एक्सप्रेस में। देखिए, आज एडिटोरियल पेज पे अपन ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, होल इन अकाउंट्स। अभी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, इनकी जो रिपोर्ट आई है जिसमें जीएसटी से रिलेटेड जो कुछ भी वेरिएशंस देखे गए हैं, जो कि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अपने आप से कमिटमेंट दिया था कि वो जितना भी शेयर उनके पास में आएगा इकट्ठा होगा, उसका जो हिस्सा, जैसे कि पर्टिकुलर बात की जाए कंपनसेशन की, कि शुरुआत में जब जीएसटी रोल आउट किया गया था 2017 में, तब एक कमिटमेंट ये था कि भाई शुरुआती 5 साल तक कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है स्टेट्स को, क्योंकि स्टेट्स ने अपना 60 to 70% रेवेन्यू का जो सोर्सेज थे ना, जो भी टैक्सेस थे, वो जीएसटी के अंडर में एक तरीके से उन्होंने हैंड ओवर कर दिए थे, सरेंडर कर दिए थे। तो उस केस में सेंटर की ड्यूटी बनती थी कि भाई 5 साल तक उन्होंने कहा था कि अगर स्टेट्स के पास में रेवेन्यू की कमी आती है तो सेंटर जो है वो कंपनसेट करेगा। बट अभी जो डिटेल्स आ रही हैं उन डिटेल्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टेट्स को उनका शेयर प्रॉपर ना मिलने की वजह से डिस्ट्रेस लगातार बनता ही जा रहा है। तो ये अकाउंट्स की जो डिटेल हो रही है ना, वो अपन और देख लेंगे कि कैसे ये और डिस्ट्रस्ट पैदा कर सकती है स्टेट्स के मन में अगेंस्ट सेंटर। ठीक है, इस आर्टिकल में ये देखेंगे। ये वाला आर्टिकल है फिर से एग्रीकल्चर जो डिस्ट्रेस चल रहा है या एग्रीकल्चर अनरेस्ट चल रहा है, फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है। एक तरफ एमएसपी का नाम लिया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, उस पर अगर कोई कानून बन रहा है तो कहीं ना कहीं स्टेट्स का कंसेंट भी लेनी ज़रूरी थी। और अभी तक का अगर कोई भी प्रोसीजर आप देखें तो वो प्रोसीजर आपको मैं बता दूं, उसमें स्टेट से कंसल्ट डेफिनेटली किया गया और सेंटर ने तो मॉडल ही दिया है। एक जैसे एपीएमसी मॉडल के बारे में अपन पढ़ते हैं, 2017 से लगातार आ रहा है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने केवल सजेशंस दिए हैं कि भाई ऐसा मॉडल होना चाहिए हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मंडीज होती हैं उनका। बट अब की बार क्या किया है सेंटर ने, बिना कोई प्रोविज़न, इन प्रोविजंस को जो कन्वेंशनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉलो किए हैं उनको छोड़ते हुए, उनको ना मानते हुए, अपने आप से ही 3 रिफॉर्म्स, 3 अमेंडमेंट बिल और 3 नए मतलब एक तरीके से प्रोविजंस किए हैं एग्रीकल्चर मार्केट के लिए। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें एमएसपी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इस आर्टिकल को अपन वैसे ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं बार बार। कुछ नए पॉइंट्स हैं वो आपको मैं और बता देता हूं जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसके अलावा देखो, एपीएमसी में रिफॉर्म लाने के लिए एक कमेटी आई थी, एक्सपर्ट कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी 2000 में। ओके, उसके बाद में एपीएमसी में रिफॉर्म्स के लिए 2003, 2007, 2013 और 2017, इवन ये जो करंट गवर्नमेंट है 2017 में भी अपने खुद के मॉडल्स लेके आई थी कि कैसे भी करके एपीएमसी जो मंडीज हैं उनको रिफॉर्म किया जाए। तो उसको स्टेट्स ने, जैसा सेंटर ने कहा उसके बेसिस पे एक्सेप्ट भी किया। बट अब की बार क्या हुआ, स्टेट्स का कंसर्न नहीं है, ऑपोजिशन पार्टीज के साथ में डिस्कशन प्रॉपर नहीं हुआ, इस वजह से ये प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है इन सारे बिल्स को जो भी रिफॉर्म लाने के लिए किए जा रहे हैं। अब फिर बात आती है एक पॉइंट कि भाई आप ये कह रहे हो कि जो आड़तीये होते हैं, जो इंटरमीडियरीज होते हैं मंडियों में, जो फार्मर्स को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे कि फार्मर्स को इतना नॉलेज होता नहीं है और वो फार्मर्स की हेल्प करते हैं तो बीच में अपना ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, फार्मर्स को इतना फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पर राइटर उसी चीज़ को एक तरीके से काउंटर भी कर रहे हैं कि भाई इंटरमीडियरीज का रोल भी तो देखो। फार्मर्स और इंटरमीडियरीज का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। आप एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं ना, म्यूचुअलिज्म, जिसमें अपन देखते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मैं कहने का मतलब, अगर एक एंटिटी है और दूसरी एंटिटी है, दोनों को एक दूसरे के साथ लगने से दोनों को एक दूसरे से फायदा है, और अगर दोनों अलग अलग हो जाएंगी तो उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो एक तरफ तो है फार्मर्स और दूसरी तरफ है इंटरमीडियरीज। अब ये जो इंटरमीडियरीज हैं ये फार्मर्स के लिए कैसे हेल्पफुल हैं वो देखो।
ये फार्मर्स को एक तो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं टाइम टू टाइम कि भाई इस टाइम पे भाव ये चल रहा है, आने वाले दिनों में ये हो सकता है, ये प्रेडिक्शन है। दूसरा, फार्मर्स अगर आते हैं तो इंटरमीडियरीज के थ्रू वो डायरेक्ट डील कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई किसान इतना अवेयर नहीं होता कि उसको सारे मंडी के या फिर भाव ताव का या फिर एक ये कह सकें कि वो आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम में अपने आप को अडेप्ट कर सके। तो उसके लिए वो भी चैलेंजेस हैं। साथ में अगर अपन देखें, अगर एपीएमसी मंडीज़ की बात करें तो एपीएमसी मंडीज़ किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक लास्ट रिजॉर्ट होती है कि अगर हम मंडियों में जाकर के हमारा माल बेचेंगे तो कम से कम एमएसपी की रेट तो हमें मिल ही जाएगी, ज़्यादा भी नहीं। तो इससे क्या होता है, फार्मर को कॉन्फिडेंस आता है। जैसे अपन ने एक्सप्लेन पेज में कल डिस्कस भी किया था ये कि किस तरीके से एमएसपी डिसाइड होती है, तो वहाँ पर फार्मर्स के दिमाग में कॉन्फिडेंस की बात भी आती है कि चलो मंडी में जाएंगे तो कम से कम बिकेगा, तो धोखा तो नहीं होगा। अब अगर प्राइवेट प्लेयर्स को आपने ज़्यादा रोल देना शुरू कर दिया तो प्राइवेट प्लेयर्स तो एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल, तीन इंडिविजुअल, आप कितने इंडिविजुअल्स से जाकर के डील करोगे, इतने में तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और वो भी गांवों से आने वाला किसान जिसको अपनी खुद की हार्डशिप्स का सामना करते करते ही बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है, जैसे कि कभी मानसून प्रॉपर नहीं आ रहा, कभी फर्टिलाइजर की शॉर्टेज आ रही है, कभी पानी खराब हो गया, मतलब पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया ज़मीन में, कभी बोलते हैं बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ गया, कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता रहता है। तो इस वजह से फार्मर्स को ज़्यादा आप ओपन अप करोगे तो फार्मर्स के लिए ज़्यादा प्रेशर का काम हो जाएगा। तो एक ये वजह है जिसकी वजह से फार्मर्स जो हैं वो रोड पे आए हुए हैं। फिर एक पॉइंट ये बताते हैं कि भाई आप एक चीज़ बोल रहे हो कि एपीएमसी मंडीज़ हैं उनको डिसमेंटल करें। अब आप यहाँ पे जो डेटा आप डेटा देखना इस वाले पैराग्राफ में है, यहाँ पे इन दोनों पैराग्राफ में से किसी एक में है कि लगभग अपने अभी 36 यूटीज एंड स्टेट्स हैं, इनमें से 18 के लगभग स्टेट्स में तो एपीएमसी मंडीज अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग ही नहीं कर रही है। 19 के लगभग ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर एपीएमसी के साथ में प्राइवेट सेक्टर है वो वेल डिफाइंड है, और 20 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने जितनी बार भी सेंटर ने अपनी खुद की प्रपोजल्स दिए हैं उन प्रपोजल्स को एज इट इज़ एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे बिहार में एपीएमसी मंडीज काम ही नहीं करती, केरला वहाँ पर भी नहीं करती, तमिलनाडु में अपना खुद का मॉडल है। तो कहने का मतलब है जब अपन फेडरलिज्म की बात करते हैं ना, तो फेडरलिज्म में वन साइज फिट्स ऑल वाला इशू नहीं काम करता। जैसे प्लानिंग कमीशन क्यों फेल हुआ या फिर क्यों इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्यों नीति आयोग लाया गया, टीम इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो लाया गया था। प्लानिंग कमीशन में क्या इशू था, प्लान बना दिया दिल्ली में बैठ करके, अब सारे स्टेट्स को बोल दिया कि अब इम्प्लीमेंट करो। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि एक प्लान आपने दिल्ली में बैठ के बनाया, वो प्लान अगर आप हिमाचल प्रदेश में भी वैसे इन्वेस्ट कराना चाह रहे हो या इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हो जैसे कि केरला में, क्या वो पॉसिबल है? नहीं ना। तो एग्जैक्टली वो ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पर रेज की जा रही है राइटर के द्वारा। इसके अलावा अगर प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके पीछे एक कंसर्न जो आ रहा है वो ये भी है कि आप एक तरफ तो कह रहे हो कि फार्मर्स को फ्रीडम मिलेगी कि वो डिफरेंट प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में डील कर सकते हैं, चाहे तो मंडी में भी बेच सकते हैं, बट रियलिटी में अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू द राइटर प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है बजाय कि फार्मर्स को। तो आप ये जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जो डिस्ट्रस्ट जो निकल के आ रहा है, जो ऑपोजिशन पार्टीज आपके अगेंस्ट में खड़ी है, तो उन चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं कंसीडर करने की ज़रूरत थी। मॉडल्स आपने प्रीवियसली जितने भी सजेस्ट किए स्टेट्स ने मोर और लेस एक्सेप्ट किए और उनके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, आज भी अगर गवर्नमेंट ने कुछ किए हैं तो डेफिनेटली रिफॉर्म तो बहुत अच्छे सोच समझ के किए। अगर बातों के देखें, जैसे जिसको रेटोरिक ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं कि गवर्नमेंट बातें तो बड़ी अच्छी करती है बट जब ग्राउंड रियलिटी पे एग्जीक्यूशन की बात आती है ना, तब जाकर के प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस डिवाइड को अगर ख़त्म कर दे तो जाकर के ये चीज़ें प्रॉपर हो सकती है। रिपीटेडली ये चीज़ तो आती है भाई इंप्लीमेंट होगा तब पता पड़ेगा, अभी तो केवल बातें हो रही हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल का मोटा मोटा मैंने आपको क्रक्स दे दिया है, एक बार रीड आउट करोगे पूरा समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक तो ये आर्टिकल अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक ये पाकिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल है, इसको भी अपन थोड़ा सा और जान लेंगे, रिवीजन हो जाएगा।
ठीक है। ये वाला बिहार में इलेक्शन से रिलेटेड, कोविड-19 के टाइम पे इलेक्शन बिहार में कराना, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, इवन जो इन्फेक्टेड जो पर्सन है उनको भी राइट टू वोट अपना यूज़ करने का पूरा पूरा मौका दिया जा रहा है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये एक एडवेंचर, और एक तरीके से, वैसे एडवेंचर तो नहीं कह सकते, एक अपने आप में एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग सॉलिडेरिटी वाला एक स्टेप है। ऑलरेडी अपन देख चुके हैं श्रीलंका में इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अभी प्राइम मिनिस्टर वाले पार्लियामेंटेरियन जो इलेक्शन हुए, ऐसे ही साउथ कोरिया के इलेक्शन, ऐसे करके अपन ने प्रीवियस आर्टिकल्स में बहुत बार देखा है। लगभग 64 कंट्रीज़ में ऑल ओवर वर्ल्ड इलेक्शन हुए हैं। तो वहाँ से हमने बहुत सारे प्रैक्टिसेस को लर्न किया है, उन्हीं को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और बाकी जो यहाँ पे नीचे वाले पैराग्राफ्स हैं ना, ये पॉलिटिक्स समझा रहे हैं, ये अपने काम की नहीं है। और ये डीन जोन्स जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर जिनकी डेथ हुई है अभी कल परसों, उनके बारे में तो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। तो ऐसे करके इस पर अपन ये 2 आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस पेज पे अगर देखें तो इसमें द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्रोटेस्ट, वो ही दिल्ली वाला केस है। इसको अपन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो इसमें अपन ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं। चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, कुछ नया नहीं है, और पॉइंट्स अगर नए भी हैं तो एग्ज़ाम में लिखने लायक नहीं है। फिर भी आप पढ़ना चाहो एक बार रीड आउट कर लेना। बाकी ये चीज़ अपन अच्छे से कवर कर चुके हैं, बहुत ही अलग अलग एंगल्स से, ठीक है। तो ये आर्टिकल अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाला आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है कि किस तरीके से इकोनॉमी को हम हैंडल करें। इसके लिए डिफरेंट एंगल्स से सजेशन आ रहे हैं। अब वो डिफरेंट एंगल से सजेशन आ रहे हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर राइटर एक्सपोज कर रहे हैं, वो अपन जानने की कोशिश करेंगे। और ये आर्टिकल तो बिल्कुल ही शानदार है, अ बेटर नॉर्मल, कि किस तरीके से हम हमारी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बना सकते हैं, किस तरीके से हम हमारे यहाँ पर जो डिमांड कोलैप्स कर गई है इस कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से, जो लॉकडाउन इम्पोज किया उसकी वजह से, हम उसको फिर से रिवाइव कैसे कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में हम कैसे ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं, वो अपन जानने की कोशिश करेंगे। एक सिविल सर्वेंट की तरह सोचने वाली बात होती है ना, ऐसे करके एक इंटीग्रेटेड आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है ये, अपन डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करके अपन 4 आर्टिकल्स अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहला है होल इन द अकाउंट्स, इन अकाउंट्स। अभी जो कैग की ऑडिट रिपोर्ट आई है जिसमें ग्रेव लैप्सेस देखे गए हैं जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के अंडर में, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू आई उसकी अकाउंटिंग में, कैग ने ये बताया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट 2017 के अंडर में जो भी प्रोविजंस थे उनको वायलेट किया है। कैसे कि इसमें जब प्रोविज़न ये किया गया था, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, कि स्टेट्स को शेयर मिलेगा अगर उनको रेवेन्यू लॉस होता है जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से, तो वहाँ पर जीएसटी की कंपनसेशन के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेयरली 47,272 करोड़ रुपए ही दिए 2017-18 और 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में, जो कि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उसका बचा हुआ जो अमाउंट था ना, देखो कंपनसेशन सेस लगाया ही क्यों गया, जो अगर लॉस हो रहा है स्टेट्स को तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए ही तो था। और सेस का मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, और वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको कंसोलिडेट करती है। तो क्या हुआ, जितना भी अमाउंट आया उसमें 47,272 करोड़ रुपए तो स्टेट्स में डिवाइड कर दिए, और बाकी बचा हुआ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला गया। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जब चला जाता है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में बेस बढ़ जाता है, वो लोन ले सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी, वो अपनी फिस्कल स्पेस को और इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है ना, वो ही गवर्नमेंट का मेन फंड होता है, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट की एक साख जिसको बोलते हैं रेपुटेशन है इकोनॉमिक, वो बनी रहती है। तो गवर्नमेंट ने कंपनसेशन सेस से जो पैसा बचा उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पार्क कर दिया। तो इस तरीके से क्या हो गया, जो स्टेट्स को जितना उनका डिविडेंड मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो इससे क्या होगा, स्टेट्स के मन में एक डिस्ट्रस्ट आएगा कि नहीं। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेंटर ने ये पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल करके और खुद का रेवेन्यू या अपन कह सकते हैं फिस्कल डेफिसिट का जो स्पेस था उसको रिड्यूस किया। कैसे, अपन जानते हैं एक तरफ रेवेन्यू होता है,
एक तरफ एक्सपेंडिचर होता है, मतलब एक तरफ आय होती है, दूसरी तरफ खर्चा होता है। अब रेवेन्यू को आपने कहाँ पार्क करते हो? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और एक्सपेंडिचर जो है वो आप पार्लियामेंट में मनी बिल या फाइनेंस बिल ला करके फिर बाद में वहाँ से पैसा ड्रॉ करते हो पार्लियामेंट से पारित करवा के वो बिल। तो ऐसे करके आपने अगर रेवेन्यू बढ़ा ली अपनी खुद की, ठीक है, वो भी कैसे? ये हिस्सा जो स्टेट्स का था वो आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल के, तो रेवेन्यू इंक्रीज हो गई। अब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होता है, वो ही तो फिस्कल डेफिसिट होता है। मतलब अगर खर्चा ज़्यादा है, रेवेन्यू अगर कम है, तो फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर रेवेन्यू को इन्होंने बढ़ा लिया कंपनसेशन सेस का अधिकतर पार्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल के, तो ऑटोमेटिक ये डिफरेंस कम हुआ कि नहीं? तो ऐसे करके फिस्कल डेफिसिट जो एक्चुअल में थी उसको हाइड किया गया कि नहीं, अंडर एस्टिमेट किया गया कि नहीं? ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुखद है और इस वजह से ये कहीं ना कहीं अपने लिए कंसर्निंग इशू बन जाता है इस रिपोर्ट के बेसिस पे अगर देखें तो अगर अपन कैग की रिपोर्ट के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी की जिन स्ट्रीम्स से जो पैसा आना चाहिए था ना, उन स्ट्रीम्स को टैकल करने में कहीं ना कहीं फेल हुई है। अगर प्रीवियस रिपोर्ट ऑफ कैग को भी अगर नोट डाउन करें तो वहाँ पर भी जो इंटीग्रेटेड जीएसटी वाला जो पार्ट है ना, देखो 3 जीएसटीज होती हैं, एक तो सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एक स्टेट जीएसटी और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। अब इंटीग्रेटेड जीएसटी को भी इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट के अंडर में ना डिवाइड करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल के थ्रू उसका कंसोलिडेशन किया, उसको यूटिलाइज किया। तो ये भी अपने आप में एक कंसर्निंग फैक्टर है। जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, जीएसटी के लिए अलग अलग जो भी सेंट्रल जीएसटी था, स्टेट जीएसटी था या फिर इंटीग्रेटेड जीएसटी था, तो उन सब को टैकल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है प्रॉपर। आर्टिकल 279 ए के अंडर में तो हमारी जो जीएसटी काउंसिल है वो स्टैब्लिश की गई थी और पूरा स्पेस दिया हुआ है कि किस तरीके से डेवोल्यूशन होगा पूरी फाइनेंस का, जहां जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट करेगी। दूसरा, आईजीएसटी को टैकल करने के लिए भी आईजीएसटी का एक्ट आया था, उसको अवॉइड करते हुए जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी ना, उन रिकमेंडेशन उस फॉर्मूला के बेस पे ये एक डिवीजन किया गया आईजीएसटी का, जो कि एक कंसर्निंग है। भाई करना तो आईजीएसटी के अंडर में ही था ना, पर किया क्या? फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी। अब फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? वहाँ पे तो स्टेट्स का कोई से ही नहीं होता, उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमने ही तो चीज़ें अपॉइंट की, हमने ही तो रूल्स बनाए और हमने ही तोड़ दिए। इन शॉर्ट ये बात आ गई यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो जो वाकई में पोर्शन स्टेट्स को मिलना चाहिए था जीएसटी के अंडर में, वो पोर्शन प्रॉपर नहीं मिल पाया। इसके साथ में कैग ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी नोट की है कि अगर पिछले दशक की बात करें तो 1.24 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो क्रूड ऑयल के ऊपर सेस के तौर पे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। बट इसका डिजायरेबल रिजर्व फंड जो है वो स्टेट्स को ट्रांसफर नहीं किया गया प्रॉपर्ली, क्योंकि सेस की बात क्या होती है? सेस केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, क्योंकि टैक्स तक तो ठीक है, आपका जो स्टेट्स का पूल है टैक्स के लिए वो अलग है, सेंटर का अलग है। अब जीएसटी आ गया है तो अभी तो केवल अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ऐसे करके 3-4 सेक्टर्स बच गए हैं जिनमें केवल स्टेट्स के पास में ऑटोनॉमी है। बाकी तो मैक्सिमम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब क्रूड ऑयल की बात आ रही है तो क्रूड ऑयल तो देखो बाहर से आ रहा है तो सेंटर ही उस पर लगा सकता है। अब उस पर भी सेस की बात आ रही है तो सेंटर के हाथ में चली गई बात, तो वहां पर भी जो डेवोल्यूशन जितना डेजिग्नेटेड पार्ट होना चाहिए था ना, वो प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं किया गया। इसी तरीके से 10,157 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए थे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेसेस के थ्रू, उसमें भी प्रॉपर जो पार्ट है वो स्टेट्स को नहीं डिलीवर किया गया। तो अल्टीमेटली पॉइंट यही आ रहा है कि जो रिसोर्सेज जिनके बेसिस पे आपने जो रेवेन्यू कलेक्शन की बात की थी और ये कहा गया था कि किस तरीके से इन रिसोर्सेज को आगे जाके यूटिलाइज किया जाएगा, उन स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए काम प्रॉपर नहीं देखा गया है। यहाँ पर ये कैग की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई, मतलब एक्सपोज करती है। तो यहाँ पर जो सेस लगाने की पावर जो है सेंटर की, जो सरचार्ज लगाने की पावर जो है वो क्वेश्चन में आ जाती है कि भाई अगर आप रेवेन्यू इकट्ठी कर रहे हो तो उसका डिविजेबल टैक्स पूल भी तो होना चाहिए, स्टेट्स के साथ भी शेयर करना भी तो ज़रूरी है।
तो वो करनी ज़रूरी है। दूसरा, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है इस अकाउंटिंग के सेगमेंट में, पर्टिकुलरली अगर देखें, जो कि अनडिज़ायरेबल है। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, तो ट्रांसपेरेंसी की जब भी बात आए तो ये चीज़ आप कोट कर सकते हो वहाँ पे। इसके साथ में अगर अपन देखें तो अपन गवर्नमेंट की ट्रू पोजीशन को देखें ना फिनांस में, वो कहीं ना कहीं लगातार एक्सपेंसेस बढ़ाए जा रही है। तो अब उन एक्सपेंसेस को क्या किया गया, अपन ने देखा ना यहाँ पे, अंडरमाइन द फिस्कल डेफिसिट, वही रेवेन्यू बढ़ा दी, रेवेन्यू दिखा दी, जबकि वो रेवेन्यू वाकई में डिवाइड होकर के स्टेट्स के पास जानी चाहिए थी बहुत हद तक, पर मैक्सिमम को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया और अपनी रेवेन्यू ज़्यादा दिखा दी और खर्चा लगातार बढ़ाते गए। तो इससे क्या हो गया, अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स का सामना करता हुआ कंट्री आज है, क्योंकि आज फिस्कल स्पेस ना होने की वजह से ही इकोनॉमी को रिवाइव करने में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली पैसा एक तरीके से नहीं, एक तरीके से इन्फ्यूज़ कर पा रही है इकोनॉमी के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग इशू है। तो इसको अपन कहीं ना कहीं एक यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, या फिर रिसेंटली जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उनमें, कि जीएसटी डेवोल्यूशन के अंदर क्या लापरवाहियाँ हुई है। क्योंकि स्टेट्स और सेंटर के बीच में जो रिलेशन होता है ना फेडरलिज्म का, फेडरेशन का, उसमें ये कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जहाँ पर एक तरफ हम टीम इंडिया जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ये फ्लॉज देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंसर्निंग फैक्ट बन जाता है जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आर्टिकल यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है पाकिस्तान से रिलेटेड, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा, रिपीट हो रही है चीज़ें, कुछ नया नहीं है। क्लूलेस इन वेस्ट एशिया, पाकिस्तान किस तरीके से क्लूलेस हो गया, समझ ही नहीं आ रहा उसको। देखो 70 साल हो गए दोनों देशों को बने, और मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो पिछले 70 सालों के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। ठीक है, इसमें अगर आज देखें तो बहरीन ने भी यूएई के बाद में इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया है वॉशिंगटन, दैट मीन्स डोनाल्ड ट्रंप की प्रेजेंस में। इस तरीके से आप देखोगे तो सऊदी अरब ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक मैसेज क्लियर कर दिया है कि अब फिजिकली, पॉलिटिकली और टैक्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब सऊदी जो है वो भी रेडी है इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। इसके लिए पैलेस्टीन अथॉरिटीज़ ने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया, जैसे कि आपको पता होगा कि पैलेस्टीन और इजराइल ये टू नेशन थ्योरी के क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में, शायद 2018 में था वो एग्ज़ाम में, उसमें तो ये टू नेशन थ्योरी के बारे में जब भी बात आती है तो एक तरफ इजराइल दूसरी तरफ पैलेस्टीन, तो पैलेस्टीन अथॉरिटीज़ ने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी किया, बट अरब लीग में इस बात को जब उठाया गया तो इसको इग्नोर कर दिया गया। अब आप देखो आज अरब्स के लिए टेंशन ये इजराइल नहीं रह गया है। पहले तो क्या, जब 1970s 60s के टाइम पे तो इजराइल अरब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, लड़ाइयाँ हुई हैं बहुत सारी, बट आज के टाइम पे सऊदी अरब या अरब्स के लिए सबसे बड़ी चिंता की चीज़ क्या है, नॉन अरब जो अलायंस बन रहा है, टर्की जो नॉन सेमाइट, जो ईरान है, जो शिया कंट्रीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस जगह पे आप देखोगे, अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया ये अपने आप को वैसे ही इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं सऊदी अरब को इग्नोर करके। तो आज के टाइम पे सऊदी अरब के लिए थ्रेट कुछ और ही है। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि मिडिल ईस्ट में आज इजराइल ना थ्रेट होकर के नए थ्रेट बन गए हैं। इसी वजह से जो टैक्टिक है, जो डील करने का तरीका है अरब कंट्रीज़ का, वो भी चेंज हो गया है। अगर अपन देखें इजराइल के साथ में जॉर्डन, जिसके 3 युद्ध हुए हैं जॉर्डन के इजराइल के साथ में, उसने भी 1994 में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर ली थी इजराइल के साथ में। ऐसे ही इजिप्ट, जिसने 4 वॉर लड़े इजराइल के साथ में, उसने 1979 में ही इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, उसके साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश की थी। ऐसे ही यूएई और सऊदी अरब, उन्होंने भी इजिप्ट को ज्वाइन किया और फिर बाद में इजराइल के साथ में अपने रिलेशनशिप मेंटेन किए। अब रीज़न बीइंग कि आप एक लीबिया है, ठीक है, वेस्टर्न मेडिटरेनियन सी आप देखोगे मैप पे, तो वहाँ पर लीबिया एक कंट्री है। तो लीबिया में एक तरफ तो टर्की है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई है। तो वहाँ पर भी इनको अपनी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर इनकी हेल्प करने के लिए यूएसए आता है, और यूएसए के बाद में इजराइल अपने आप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाता है। अब अगर टर्की, जहाँ पर रेसेप तैयब अर्दोआन की लीडरशिप में वो अपने आप को खलीफा या फिर जो ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करने की बात कर रहा है, तो वहाँ पर अगर उसको कंटेन करना है, जहाँ पे सऊदी अरबिया अपनी खुद की लीडरशिप को मेंटेन रखना चाहता है, इंटैक्ट रखना चाहता है, तो वहाँ पर इजराइल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसी तरीके से ईरान वाले रीजन में देखें तो सऊदी अरब अगर ईरान को टैकल करना चाहता है, यूएसए देखो बाहर निकल रहा है इस रीजन से, वेस्टर्न एशिया से या फिर सेंट्रल एशिया में अपन ने बात की, 100% तो नहीं निकलेगा बट अपने खुद के स्टेक्स अब थोड़े से डाउन करेगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और वो लग भी रहा है। चाहे अब कोई भी प्रेसिडेंट आए तो कहीं ना कहीं यूएसए के स्टेक्स डाउन होने वाले हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर ईरान को कहीं ना कहीं रोकना है, ईरान की शिया जो पूरा कैंपेन चल रहा है अरब्स के अगेंस्ट में, तो उसमें इजराइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है बेशक है, बट पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री भी है। अभी तक क्या है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर तो है, बहुत पावरफुल है, अगर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो टेक्नोलॉजी बेसिस पर इस तरीके से अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल में रखता है। उसने सऊदी अरब और यूएई के लिए हमेशा से लॉयल रोल प्ले किया है, वफादारी का काम किया है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे आगे टाइम बदलता है तो आज पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं मार्जिन्स पे पहुंच गया है अरब कंट्रीज़ की अगर बात की जाए पर्टिकुलरली, और जब से इमरान खान का रूल आया है तब से। अब अगर अपन देखें तो एक तरफ तो पाकिस्तान का टिल्ट है वो लगातार टर्की की तरफ बढ़ रहा है, तो अब अपन ने ऑलरेडी बात की टर्की और अरब्स के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट है ऑलरेडी, तो इस वजह से भी पाकिस्तान धीरे धीरे अब दूर होता जा रहा है। अब पाकिस्तान की तरफ से दूसरी देखें तो एंटी अरब्स जो हैं, जैसे कि अपन ने क्या बात की, एक तो टर्की की बात की, एक ईरान की बात की, और एक अपन ने बात की मलेशिया की। अब एंटी अरब पर्टिकुलरली बात आए तो शिया डोमिनेशन की बात आती है और वो भी ईरान की। तो यहां पर पॉइंट ये आता है कि भाई शियाज के लिए क्या पाकिस्तान में इतना ओपन स्पेस है कि वो शियाज का सपोर्ट कर सके? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो रेडिकल जो सुन्नी कम्युनिटी है ना वो डोमिनेट करती है वहाँ पे। अब सुन्नी और शियाज का तो कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलता आता है, आप कभी पढ़ लिया होगा आपने शियाज सुन्नीज का किस तरीके से पूरा डिवीजन होता है। सुन्नीज जो कैलिफेट को फॉलो करते हैं, शियाज जिन्होंने अली को फॉलो करना शुरू किया जो कि प्रॉफिट मोहम्मद का सन इन लॉ था। वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेना है एक बार कि इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है शियाज और सुन्नीज का। तो इनका तो आप देखोगे तो ओवरऑल शियाज सुन्नीज के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पाकिस्तान के पास में ओपन स्पेस नहीं है कि वो कैसे भी करके एक्सपोज्ड वे में ईरान को सपोर्ट कर सके, ठीक है। अब चाहे ईरान शिया मिलिटेंट्स को हेजबुल्ला या फिर अमल इनको वेस्ट एशिया के अंदर सपोर्ट कर रहा है, तो वहां पर तो सुन्नी कम्युनिटी के अगेंस्ट में आ रहा है, जबकि सुन्नी कम्युनिटी पाकिस्तान में ज़्यादा डोमिनेट करती है। तो आप देखो यहां पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जाती है कि चॉइस ही नहीं बच रही है पाकिस्तान के पास में। दूसरा, चाइना की बात करें, अब यूएसए जो है वो वेस्ट एशिया से बाहर निकल रहा है। यरूशलेम की बात करें जो कि अभी करंटली अपन देख सकते हैं इजराइल और वेस्ट बैंक की जब बात करें इजराइल और पैलेस्टीन वाले रीजन में, तो वहाँ पर है यरूशलेम। तो यरूशलेम जो है वहाँ पर चाइना का जो रोल है वो केवल एक ट्रेडर का है, और चाइना चाहता भी नहीं है कि वहाँ पर पीस स्टैब्लिश करने के लिए अपनी माथापच्ची में वहाँ पे घुसे। रही सही में आज बहुत सारे क्राइसिस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इस टाइम पे तो वैसे भी पॉलिटिकली अपने आप को असर्ट करने से चाइना शायद अवॉइड करे और परहैप्स करेगा। बट पॉइंट ये देखें, चाइना जो है वेस्ट एशिया पे किस चीज़ के लिए डिपेंडेंट है? एनर्जी सप्लाईज के लिए, ऑयल और गैस, और अब वो तो लगातार अपनी डिपेंडेंसी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है, तो ये जो डिपेंडेंसी ये भी लगातार कम होती जाएगी। दूसरा, अगर अपन देखें ईरान जो है वो इराक, सीरिया, यमन, लेबनान इन सारे रीजन में कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इन इश्यूज़ पर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा चिंता की बात बढ़ जाती है कि भाई चॉइस क्या है हमारे पास में। अगर डिफरेंट और रीजनल पावर्स की बात करें जिनके अरब्स और इजराइल्स के साथ में अच्छे रिलेशन है, तो वो बच जाता है इंडिया। इंडिया अब लगातार ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में और ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाया है इन यूएसए के साथ में, और यूएसए के अलाइज कंट्रीज़ ही हैं सऊदी अरब और इजराइल। तो ऐसे करके आज पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं इंडिया भी जो है इस रीजन में एक चैलेंज बन के निकल गया रहा है। अब पॉइंट ये आता है कि पाकिस्तान जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करे या ना करे, वो भी अपने आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो मॉरल हार्डनिंग का सामना कर रहा है। मतलब वहां पर जो आइडियोलॉजी है ना वो ज़्यादा परेशानी का कारण बनती है कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को जल्दी से चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया ने भी देखो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, ठीक है, पर बाद में इंडिया ने रियलिटीज़ को एक्सेप्ट किया कि भाई इजराइल को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो उसके बाद में इंडिया ने रिकॉग्नाइज भी किया, और आज अपने रिलेशनशिप आप देख सकते हो रिकॉर्ड अपर लेवल पे चल रहे हैं इजराइल के साथ में। तो इस तरीके से पाकिस्तान के लिए परेशानियों का कारण लगातार बना हुआ है कि वो कहां किस तरफ जाएगा। अब थोड़े से मैं पीछे ये वाला सेगमेंट और क्लियर कर देता हूं। इंडिया वेस्ट एशिया में अगर ईरान की भी बात करें तो हमने चाबहार पोर्ट डेवलप किया,
बट और इससे क्या है, चाबार पोर्ट से क्या था, अफगानिस्तान वाले रीजन को और सेंट्रल एशिया वाले रीजन को एक्सेस कर सकते थे हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपने थ्रू ट्रेड नहीं करना देना चाह रहा था इंडिया को। तो पॉइंट ये आता है कि अब धीरे धीरे हमने वाशिंगटन की वजह से या वाशिंगटन के साथ में जो हमारे रिलेशनशिप रहे और ईरान के साथ में डिस्प्यूट जो यूएसए का लगातार चलता रहा, तो उसकी वजह से इंडिया थोड़ा डिले करता गया और डिले करता गया, तो फिर वहाँ पर ईरान ने खुद ने ही बोल दिया कि मैं ही मेरा चाबार पोर्ट डेवलप कर लूँगा, क्योंकि $400 बिलियन की एक एग्रीमेंट हुई थी किसके बीच में, चाइना और ईरान के बीच में। तो ऐसा करके ईरान को कॉन्फिडेंस आ गया और रही सही में वो इलेक्शन वाला, और वो बहुत सारे सेगमेंट अपन ऑलरेडी शायद 2 महीने पहले अपन ने ये चीज़ डिस्कस भी की थी कि वहाँ पर जो ग्राउंड लेवल की सिनेरियो है ना, वहाँ पर भी गवर्नमेंट अपनी जो एक बात मनवाना चाहते हैं या फिर अपनी जो एक गुडविल है वो बनाने के लिए गवर्नमेंट खुद को असर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे करके क्या सिनेरियो चल रहा है वेस्ट एशिया में, वो अपन ने जानने की पूरी अच्छे से कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, इन क्राइसिस प्ले बाय द बुक, मतलब रूल बुक्स को फॉलो करो। यहाँ पर राइटर सीधा सा बोल रहे हैं कि अनकन्वेंशनल मेजर्स अगर लिए जाते हैं जब इकोनॉमी वाकई में परेशानियों का सामना कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक मौका तो देती है कि हम पब्लिक पॉलिसीज़ अच्छे से फॉर्मुलेट करें जिससे कि इकोनॉमी रिवाइव कर सके, बट ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो हार्म पहुंचा सकती है इकोनॉमी को। वो कैसे, वो अब देखते हैं। शुरुआती पैराग्राफ में यही चीज़ें बताई गई है। अब पॉइंट ये आता है कि क्या क्या सजेशन आ रहे हैं पब्लिक डोमेन से कि भाई ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो अपनी प्रॉपर ट्रैक पे आ जाए। क्योंकि अभी अगर देखें क्राइसिस, तो हमारी इकोनॉमी एक तरीके से क्लिफ से गिरी है। दैट मीन्स एक बड़े से पहाड़ पे चल रही थी तो अचानक से खाई में आके गिर चुकी है, जहाँ पर रिसेशन देखा गया है। जो अभी फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट आई है फर्स्ट क्वार्टर की, उसमें 24% से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इंडियन इकोनॉमी। तो उन चीज़ों को अगर देखें तो वहाँ पर हमारी इकोनॉमी बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही है। एक तरफ जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था और उसको टारगेट ये किया गया था कि भाई आपको इन्फ्लेशन को टारगेट करके ही काम करना है। अब इन्फ्लेशन तो देखो मार्केट में ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास में स्पेस वैसे ही कम बच गया कि वो जो पॉलिसी रेट्स हैं जैसे रेपो रेट हो गई या फिर रिवर्स रेपो रेट हो गई, उनको और कम करने से नहीं, मतलब उनके पास में स्पेस कम रह गया। क्यों? अगर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अगर कम कर देंगे तो बैंकों के पास में जो पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में जाना शुरू होगा, लोग जल्दी से लोन लेंगे, इंटरेस्ट रेट कम देनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो वो तो परेशानियों का कारण लगातार बनता रह सकता है। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के पास में भी अपने आप में बहुत कम कहीं ना कहीं स्पेस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कुछ सजेशंस और उनके बाद साथ में उनका क्रिटिसिज्म कि क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है उन सारी पॉलिसीज़ की वजह से। एक तो ये बताते हैं कि जो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है ना, तो इन्फ्लेशन को बढ़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट को एक रिलैक्सेशन दे देना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या दिया हुआ है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और आरबीआई को एक टारगेट दिया हुआ है कि भाई आप 4+-2% तक की जो रिटेल इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करके रखोगे, मतलब 2 से 6% तक की रेंज दे रखी है। तो यहाँ पर एक सजेशन ये आता है कि गवर्नमेंट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो टारगेट दिया हुआ है उसको रिलैक्स कर दे। अब अगर रिलैक्स करेगी तो मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो वो जो एक तरीके से इस तरीके से अगर ये कहा जाता है कि पैसा अगर मार्केट में ज़्यादा आएगा तो इन्फ्लेशन कैसे टैकल होगी, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण है, जो अपन आगे आर्टिकल में देखेंगे। एक तो ये सजेशन आता है कि रिलैक्स कर दो। दूसरा ये कहा जाता है कि आप कोर इन्फ्लेशन से नॉमिनल एंकर्स पे चले जाओ। ठीक है, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन से आप कोर इन्फ्लेशन की तरफ चले जाओ। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब कि जहां पर आप फूड, बेवरेजेस, पेट्रोलियम, इन सब को कंसिडर करते हो। आज इसके बेसिस पे हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उसको टारगेट करते हैं। अब देखो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए या फिर फूड, फ्यूल, इन मेजरली फूड एंड फ्यूल की वजह से हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो फ्लक्चुएट करती है। तो एक सजेशन ये आता है कि हेडलाइन से आप कोर इन्फ्लेशन की तरफ चले जाओ जहाँ पे फूड एंड फ्यूल को एक्सक्लूड किया जाता है। तो इससे भी क्या है, आप कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हो। और एक जो चीज़ आती है वो ये आती है कि भाई आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग को ही छोड़ दो। तो ऐसे करके ये 3 सजेशन दिए जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तीनों सजेशन कौन से?
एक तो ये गवर्नमेंट ने जो टारगेट दिया है ना 4 ± 2% का आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, वो कहीं ना कहीं रिलैक्स कर दे। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो टारगेट है ना, जो हेडलाइन बेस्ड चलता है, हेडलाइन जो इन्फ्लेशन होती है, तो उसको कोर इन्फ्लेशन पे ले जाओ, जिससे कि फूड एंड फ्यूल का जो फ्लक्चुएशन है उसको अवॉइड कर दिया जा सके और आराम से जो मतलब मॉनेटरी पॉलिसी अपने डिसीजन ले सके। तीसरा ये कि इस जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो फिक्स किया गया है ना, इसको परमानेंटली डिलीट ही कर दो। तो ऐसे ये 3 सजेशन आ रहे हैं रिपीटेडली मार्केट से, जो लोग सजेशन अपन ने अभी तक डिफरेंट आर्टिकल्स में डिस्कशन किए हैं। अब एक एक के अपन स्क्रूटनाइज करते हैं कि किसका क्या हो सकता है। देखो, गवर्नमेंट ने इन तीनों सजेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश भी की है, और इन 3 सजेशंस पे अगर काम करे तो बहुत सारी गलतियां भी हमें दिखाई देती हैं, कमियां भी इन सजेशंस में दिखाई देती है। क्यों? आज ऑलरेडी इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो अगर और ज़्यादा रेट्स को ईज कर देंगे तो आप ज़्यादा देख पाओगे कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा एक कॉमन मैन को जब महंगाई अचानक से बढ़ेगी। रही सही में जो कमेटी मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस इशू को लेकर डिसएग्रीमेंट भी कहीं ना कहीं दिखाएंगे। रीज़न बीइंग, क्योंकि अगर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड जो है अगर बढ़ा दी जाती है, जिस तरीके से आज अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है ना कि आने वाले टाइम पे क्या होगा, तो उस केस में मॉनेटरी पॉलिसी अगर टॉलरेंस बढ़ा देती है तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इन्फ्लेशन टारगेट को टाइम के हिसाब से देखें तो फ्रीक्वेंट रिवीजन के लिए एक मौका मिलता रहता है। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हमेशा मीटिंग होती रहती है हर 2 महीने से, तो वो मीटिंग में एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि मार्केट का माहौल क्या है और किस तरीके से हम प्राइसेस को रेगुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मार्केट के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो। पर अगर ये शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट जो है रिलैक्सेशन दे दे और मॉनेटरी पॉलिसी अगर रिलैक्सेशन मतलब इन्फ्लेशन को टेंशन में ना लिए हुए और फ्री कर दे, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट पे जो पैसा मिलता है वो बहुत सस्ते में मिलना शुरू हो, तो अगर आज के टाइम पे हमें तो अभी ज़रूरत है ना आपको इम्पल्स देने की, हाउस होल्ड्स के पास में पैसा जाए जिससे कि डिमांड बढ़े, तो भाई आज अगर रेपो रेट चेंज होती है ना तो हमारे ट्रांसमिशन इशू आता है। सेंट्रल जो बैंक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो आज अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो 2 से 3 महीने या 4 महीने भी कई बार लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में जो मशीनरी है, बैंक्स हैं, वो भी अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं प्राइसेस को, इंटरेस्ट रेट को। तो कहीं ना कहीं ये आज अगर इस सजेशन को माना जाता है तो हमें इमीडिएट रिलीफ देने वाला नहीं है जो आज हमें ज़रूरत है। तो ये तो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई देता है सिस्टम। फिर कहते हैं कि हमारा शिफ्ट जो है वो मल्टीपल इंडिकेटर स्ट्रक्चर की तरफ चले जाएं, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। कैसे? अगर हम प्री एमपीसी मॉडल की बात करें, जैसे कि इन्फ्लेशन की बात की ना कि इन्फ्लेशन वाले टारगेटिंग को हटा दो आप, जो पहले चल रहा था, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब स्टैब्लिश की गई थी उसके पहले की बात करें तो मार्केट में देखो अनिश्चितता बहुत ज़्यादा थी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के। आज कम से कम एक चीज़ तो क्लियर है ना, ट्रांसपेरेंट वे के अंदर क्लियर तो हो जाती है ना कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके के कदम ले सकती है, क्या वो रेपो रेट को डाउन करेगी या स्टेबल रखेगी, आज ये चीज़ पता तो पड़ती है ना। तो आज यहाँ पर अगर ये चीज़ हटा दी जाती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग को, तो वहाँ पर तो फिर बाद में जो भी काम होगा तो उसके लिए अनसर्टेनिटी लगातार बनी रहेगी। और जहाँ हम एक वेल डिफाइंड वे में टारगेट कर सकते हैं इकोनॉमी को, वो एक टारगेट भी हम कहीं ना कहीं डाइल्यूट करता हुआ देख सकते हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आप इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। अब फिर बात आती है कि आज जो कंट्री जिस जंक्चर, जिस स्टेज पे है ना, वहाँ पर अगर हम एक्सटर्नल वॉइस को एमपीसी में एंटर कराएं, ये भी डिमांड आ रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर लगातार एक डिमांड आती जा रही है कि एक्सटर्नल वॉइस को भी हम कहीं ना कहीं से दें। अब आप एक चीज़ बताओ कि अल्टीमेटली डिसीजन किसका होता है इस मीटिंग में, पूरी कमेटी की मीटिंग में? गवर्नर का। अब गवर्नर कुछ भी डिसीजन अगर देता है ना तो उसके लिए वो वोटिंग करवाता है। अब वो वोटिंग अगर करवाएगा और उसके बाद में अगर वो इजाज़त देता है कि हाँ भाई ये चीज़ अब फाइनल आउट करनी है अपने को, तो उसमें तो गवर्नर का इतना से होगा ही नहीं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के पास में कहीं ना कहीं एक कंसर्न आ जाता है, कहीं टेंशन की बात आ जाती है कि भाई अब आगे किस तरीके से इस इशू को टैकल किया जाए। जब ज़्यादा अगर से मतलब एक तरीके से ज़्यादा व्यूज़ अगर लेना शुरू करेंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है।
यहाँ पर राइटर यूके का एग्जाम्पल देते हैं कि यूके में जो नॉन वोटरी ट्रेजरी रिप्रेजेंटेटिव है ना, मतलब जिनके पास वोटिंग पावर तो है नहीं बट वहाँ पर डिस्कशन के लिए वो व्यूज़ देते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये हम यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं एमपीसी में कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स है ना, उनको वोटिंग राइट तो दो मत, क्योंकि अगर वोटिंग राइट देना शुरू किया तो कोई भी एक चीज़ को फाइनल आउट करने के लिए, आज मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, तो ये दोनों बैलेंस हो गया कि नहीं। अब अगर ओपन मेंबरशिप अलाउ कर दी जहां पे वोटिंग भी दे दी जाए और ये 3 के 5 कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इच्छा के हिसाब से आरबीआई को चलाना शुरू कर देगी कि नहीं, क्योंकि आरबीआई के तो 3 ही मेंबर रह गए और इधर 5 हो गए, तो इनका से अपने आप ही ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से यूके में जो एक फ्रेमवर्क यूज़ होता है ना, वो अपन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वोटिंग राइट ना दे करके एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उनके सजेशंस लें, उनके डिस्कशंस को हम हमारी जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है उसमें यूज़ करें। तो ये अपने आप में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो लगातार एक ऑर्थोडॉक्स प्रपोजल दिए जा रहे हैं ना बातचीतों के अंदर, कि कैसे भी करके सेंटर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है रेगुलर बेसिस पे आरबीआई से पैसे ले, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेट मोनेटाइजेशन, मनी प्रिंटिंग। भाई अगर ये चीज़ ही करनी थी तो फिर जो हमने प्रीवियस हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो कैसे होगा। ठीक है, प्रीवियस एक्सपीरियंस आपने देखे हैं कि किस तरीके से आरबीआई का यूज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है और किस तरीके से पैसे अपनी इच्छा पे प्रिंट करवाए हैं और अपनी पॉपुलिस्ट एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म जो पॉलिटिकल इंपेरेटिव जो गवर्नमेंट के होते हैं ना, कि भाई चुनाव जीतना है, इसके लिए पैसे चाहे कितने ही खर्च करने पड़े, आरबीआई से प्रिंट कराओ और फेंको मार्केट में, तो वो शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में उसकी क्या रेपरकशंस आते हैं वो अपन ने अच्छे से एक्सपीरियंस किए हैं कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमारी इकोनॉमी को। तो आप ये मोनेटाइजेशन का जो सिस्टम है ना, इसको तो लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज़ करो कि भाई अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि भाई अब तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए पैसे कहीं से आ ही नहीं रहे, तब जा करके आप मोनेटाइजेशन की तरफ जाओ जहां पर आप और पैसा प्रिंट करवाओ। इसके अलावा ये कहा जाता है कि भाई ये जो कदम जितने भी लिए जाएं, इस पैसे को कहीं ना कहीं एक डायरेक्टेड वे में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे काम में लिया जा सकता है। क्योंकि इससे क्या होता है, जब पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने पे जब गवर्नमेंट उतर आती है तो उस टाइम पर वो ये नहीं देखती कि आगे आने वाले टाइम पे क्या रेपरकशंस देखने पड़ेंगे, बस वो अपनी डिमांड को पूरी करती है और उसकी वजह से जो इकोनॉमी है उसमें डिसरप्शन आता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और बहुत सारी परेशानियों का कारण बनती है। इसके अलावा और भी कई रास्ते बताए जाते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए, कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की प्रायोरिटीज़ को है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो। ये भी एक सजेशन आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डोमिनेट कर दो जब मॉनेटरी पॉलिसी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप एक चीज़ बताओ, जो नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है उनको क्या जवाब देना पड़ेगा? क्या वो इलेक्टेड हैं? वो तो अनइलेक्टेड टेक्नोक्रेट्स हैं। उनके पास में इतना ओपिनियन ही नहीं है कि किस तरीके से काम करें तो जनता की भलाई होगी, किस तरीके से नहीं, क्योंकि आरबीआई में जो बैठे हैं वो तो मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट हैं। अब इकोनॉमिस्ट तो फिर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो तो वेलफेयर के दिमाग ही नहीं लगाएंगे, फिर वो तो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने की बात करेंगे। तो पॉइंट ये है कि जब भी खर्चे की अगर डिटर्मिनेशन की बात हो कि किस तरीके से खर्चा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के हाथ में ही होना चाहिए, क्योंकि जो आरबीआई के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो गवर्नर ही क्यों ना हो, वो लोगों के लिए आंसरेबल नहीं है। वही बात सुप्रीम कोर्ट वाली, सुप्रीम कोर्ट के पास में एक्सपर्टाइज तो है अपने डोमेन में, बट लोगों को जो हमें एक वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड करना है, लोगों की ग्रीवांसेस को हमें एड्रेस करना है, वो कैसे कर पाएंगे? वो चीज़ें ही एग्जैक्टली यहाँ पे आती है कि मॉनेटरी पॉलिसी को और फिस्कल पॉलिसी का जो गैप है ना, उसको हमें ब्लर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे प्रपोजल तो ब्लर कर देंगे ऐसी लाइन को कि फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट डिफाइन करती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई डिफाइन करता है, अगर उसके बीच का गैप ही खत्म हो गया तो आप कैसे आप टैकल करोगे पूरी सिचुएशन को, जहां पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर स्टेट की बात करता है? इसको क्या बोलेंगे अगर ऐसा होता है तो? आरबीआई के हाथ में अगर पावर चली जाती है तो फिस्कलाइजेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये ध्यान रखना आपने को, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा सकती है मेरे हिसाब से। इसके अलावा और भी बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, प्रपोजल आते हैं कि भाई गवर्नमेंट के पास में अभी पैसा नहीं है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो गवर्नमेंट के हाथ में खुद की कंपनीज है, आप उन कंपनीज के शेयर्स को सेल आउट कर दो और यहाँ से लोन उठाओ। पॉइंट ये आता है 1991 में हमारे पास में जब पैसा ख़त्म हो गया था तो हम क्या इंडिया में ही यहाँ से ही लोन उठाया था या आउट ऑफ इंडिया गए थे, डॉलर लेके आए थे? एग्जैक्टली वही चीज़।
हम अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है ना तो आउट ऑफ इंडिया जाओ, डॉलर्स लेकर के आओ, तो एक ऑप्शन बनता है। बट आज के टाइम पे तो मार्केट में रुपए की कमी है, डॉलर की कमी नहीं है। डॉलर तो बहुत ज़्यादा आ गया, आप देखो डॉलर की प्राइसेस मतलब डाउन होती जा रही हैं रुपए के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के पास में कंपनीज हैं तो उनके शेयर्स के अगेंस्ट में लोन अगर ले गवर्नमेंट तो भाई वो तो बाहर से लेके आए तो ठीक है, इंडिया में लोन तो आप लोगे तो वो कितना आप एक तरीके से वायबल समझ सकते हो। तो इस तरीके से सारे ऑप्शंस जो है ना वो अपने आप में अनऑर्थोडॉक्स तरीके से शो किए जा रहे हैं, उनकी बहुत सारी कमियां हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कदम उठाने से रुक रही है। तो अपने पास में दोनों आर्ग्यूमेंट हो गए हैं, गवर्नमेंट को सजेशन क्या दिए जा सकते हैं और उन सजेशंस की प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जल्दी से कदम नहीं उठा रही। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये आर्टिकल। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल है अ बेस्ट नॉर्मल, एक सेकेंड, हाँ, अ बेस्ट नॉर्मल। अभी अपन देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से लगातार क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। लोगों ने जो प्लानिंग 2019 में ये की थी कि कैसे भी करके हम हमारी फ्यूचर को किस तरीके से हम नरेट करेंगे और डायरेक्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं सारे ब्रेक हो गए और इसका असर 2021 तक भी आता रहेगा, लगभग पूरे साल में। तो यहाँ पर आ जाकर देखिए सिचुएशन तो ऐसी बन चुकी है कि एक रोड क्रॉस करनी है जिस पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है और वहाँ पर हम आंख बंद करके नहीं जा सकते। अब आंख खोल करके जाओगे तो भी रिस्क है, बट आपको अलर्ट तो होना ही पड़ेगा। जैसे कि आज अगर कोविड-19 चारों तरफ स्प्रेड हो चुका है, अब आप देखो अगर वहाँ पर बिना मास्क पहने पब्लिक प्लेसेस पे चले जाओगे तो रिस्क है कि नहीं, जबकि आपको पता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद अगर आप मास्क नहीं पहनते हो तो आपने अपनी खुद की लाइफ को अंडर थ्रेट कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि आज हमें 3-4 चीज़ों पर मेनली ध्यान देने की ज़रूरत है और इसके लिए कुछ सजेशन, कुछ स्टेप्स भी बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से इन रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पॉलिसीज़ जो है ना उन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आज अगर हम मॉनसून सीज़न की बात करें ना, इस वाले मॉनसून सीज़न की, तो इसने बिल्कुल क्लियर बात बोली, एकदम क्लियर किया है कि ग्लोबल वार्मिंग का कितना असर है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज हम लगातार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे जो गवर्नमेंट है वो ध्यान दे रही है, तो एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं साइड में किया जा रहा है। तो राइटर सीधा सा एक चीज़ बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट है ना वो इकोनॉमी का पेरेंट है, ना कि इकोनॉमी एनवायरनमेंट की पेरेंट है। तो जिस तरीके से एक बंदा जो अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसको डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई अगर आपका लिवर 75% तक भी डैमेज है तब तक भी अगर आप दारू पीना छोड़ देते हो तो आपका लिवर रिकवर हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर 75% से ज़्यादा अगर आपका लिवर डैमेज हो गया तो फिर आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता जब आप अपने लिवर को रिकवर कर सको। तो इस तरीके से अगर एनवायरनमेंट को हम लगातार इकोनॉमी के नाम पे डैमेज करते जाएंगे और वो भी अगर लीवर की तरह ही 75% से ज़्यादा डैमेज हो गया तो हम कैसे रिकवर कर पाएंगे इन सारी सिचुएशन से, रिकवरी का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को अटेंशन पे करनी चाहिए। करंट पॉलिसीज़ जो भी बने उनमें एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को ज़रूर ध्यान में रख के बनाया जाए। डिफॉरेस्टेशन करके अगर फैक्ट्रीज़ हम बनाते हैं तो उसका तो इमीडिएट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। एक तो ये कहा जाता है कि भाई ठीक है आप इस एरिया के जंगल को काट रहे हो तो दूसरी जगह जंगल लगा दो। तो जंगल क्या एक दिन में लगेगा क्या? आपने काट तो दिए 10 दिन के अंदर ही पूरे पेड़, पर यहाँ पर क्या पूरे पेड़ 10 दिन में लग जाएंगे? इम्पॉसिबल। इसको तो पूरा टाइम लगता है। आप एनवायरनमेंट में आप भी पढ़ते हो कि सक्सेशन में कितना टाइम लगता है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है हमें कहीं ना कहीं मिडिल पाथ निकालने की ज़रूरत है जहाँ पर इकोसिस्टम और इकोनॉमी दोनों को हमें ध्यान में देने की ज़रूरत है, जिससे कि जॉब क्रिएशन भी सस्टेनेबल हम बना सकें। देखो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ को भी अगर परफॉर्म किया जाए ना तो उसमें भी देखो जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक मिडिल पाथ निकालने की ज़रूरत है। एक गवर्नमेंट को है वो प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। और दूसरा ये सेगमेंट एनवायरनमेंट के बाद में फिर आता है कि किस तरीके से आज डिमांड जो क्रैश कर गई है हमारे इंडिया में उसको हम रिवाइव कैसे कर सकते हैं। देखो ये बात सही है कि पुअर्स को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट देने की ज़रूरत है, वो गवर्नमेंट ने किया भी। बट अब ये टाइम आ गया है जब 300 मिलियन इंडियंस जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं
उनको भी कहीं ना कहीं कुछ सोर्सेज देने की ज़रूरत है जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो, क्योंकि डिमांड है वो ही मेजर फ्यूल है इकोनॉमी के इंजन का। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाने की ज़रूरत है जिससे कि डिमांड और सप्लाई की जो एक अपन जो एड नॉजियम होता है ना, जिसको अपन बार बार बोलते रहते हैं कि हाँ कि ये इन दोनों का रिलेशन बहुत है इंपॉर्टेंट है, डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, सप्लाई ज़्यादा हो गई तो फिर बाद में मार्केट में प्राइसेस क्रैश कर जाएंगे, डिमांड ज़्यादा हो गई सप्लाई कम हो गई तो फिर बाद में आपके मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिपीटेडली हम इस चीज़ की बात करते रहते हैं। तो अभी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो गवर्नमेंट ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका कुछ पार्ट ही कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ गया है। तो इस तरीके से अभी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक के इश्यूज़ को तो हम टैकल कर रहे हैं, बट एग्रीकल्चर सप्लाई चेन पे भी चलो आपने ध्यान दिया, बट हमें अर्बन मिडिल क्लास पर भी अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी क्योंकि मेजर जो डिमांड है इंडिया में मिडिल क्लास फैमिलीज़ के द्वारा ही की जाती है और वो कैश क्रंच का सामना कर रहे हैं, उनके पास में पैसा बहुत कम है। तो इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं इन मिडिल क्लास फैमिलीज़ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मिडिल क्लास फैमिली रिलाई करती है सेविंग्स के ऊपर। अब सेविंग्स भी किस लिए कि भाई अनफॉर्चुन कोई भी अनहैपनिंग हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए तो उसको हम टैकल कर सकें। तो यहाँ पर एक क्रिएटिव सॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है जिससे कि इनकी स्पेंडिंग इंक्रीज़ की जाए, जैसे कि टैक्स इंसेंटिव्स दे सकते हो कि वो कुछ भी खर्चा करें तो उस पर टैक्स कम लगे। जैसे कि कार अगर वो खरीदें तो कार पे टैक्स कम लगे, फ्लैट खरीदें, वाइट गुड्स खरीदें, कहीं ट्रैवल पे जाए तो वहाँ पर टैक्सेस कम कर दो, उसकी वजह से वो अपने आप को प्रोमोटेड फील करेंगे। जैसे कि आज एक मोबाइल फ़ोन आप लेने जाते हो कोई मोबाइल स्टोर पे, 30,000 का मोबाइल आप फॉर एग्जांपल परचेज करते हो, मिडिल क्लास फैमिली का कोई मेंबर अगर परचेज करता है तो उसको वहाँ पर 18% जीएसटी देना पड़ता है। तो वो अगर रिड्यूस कर दे, क्योंकि ये हैंडी चीज़ें जो है ना जो रिपीटेडली खरीदी जा रही हैं, उसी से ये एक राइटर ने अच्छा सजेशन दिया है कि आप टैक्स इंसेंटिव दे सकते हो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए कि वो उनकी अपनी डेली रूटीन की जो डिमांड है वो पूरी करें, तो टैक्स के नाम पे तो कम से कम वो ब्रेक ना लगाएं। इसके अलावा गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे वो लगातार करना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट में स्टेबिलिटी लाई जा सके। जैसे कि कीन्शियन मॉडल में बताया गया था कि किस तरीके से फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि जो मार्केट फोर्सेस थे ना, जो आज सिचुएशन है ना, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, इकोनॉमी की जो बुक है या तो रमेश सिंह पढ़ी होगी या फिर हो सकता है आपने एनसीईआरटी से तो डेफिनेटली पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो आप पढ़ लो। ठीक है, तो कीन्शियन मॉडल में क्या है, जो एडम स्मिथ का जो पॉइंट था ना उसमें तो ये बोला गया था कि भाई मार्केट में एक हिडन हैंड होता है जो अपने आप ही डिमांड सप्लाई करता रहता है, पर जो प्राइवेट सेक्टर जो था ना उसने क्या किया, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम की बात कर रहा हूँ 1920s की, उन्होंने अपने खुद के बेनिफिट्स को बढ़ाने के चक्कर में मतलब अपने लेबर्स को तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, उनको सैलरी टाइम पे नहीं दी, और सैलरी टाइम पे नहीं दी तो खुद के बेनिफिट को तो इंक्रीज़ कर लिया शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में उसके रेपरकशन क्या आए, जो लेबर था वो ही तो सामान खरीदेगा ना मार्केट में जाके, लेबर ही तो मेन पावर है भाई। फैक्ट्री तो 2 जने 5 जने मिलके लगा सकते हैं, बट लेबर तो 500 700 1000 जने आपके यहाँ पे होते हैं ना एक फैक्ट्री के अंदर, या 3000 तक होते हैं ना, या ज़्यादा होते हैं। तो उनके पास में अगर पैसा नहीं होगा तो आपके जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जिनके बेसिस पे आप बेनिफिट कमाना चाहते हो, वो कहाँ से आप मार्केट में सेल आउट करोगे जब डिमांड ही नहीं है। इसी वजह से ग्रेट डिप्रेशन का एक कारण था वो, मैंने आपको बताया शॉर्ट में, राइट। और सही में उस टाइम पे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, यही बहुत सारी बीमारियां हो रही थी, जर्मनी का जिस तरीके से रिएक्शन हुआ था वो हो गया, और क्लाइमेट वो थोड़ा मतलब एक तरीके से जो यूएसए के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सारा डिस्ट्रॉय हो गया था, बहुत सारे रीज़न थे वो, पर मेन जो रीज़न था वो था कि डिमांड कोलैप्स हो गई थी, और डिमांड कोलैप्स करने की वजह क्या थी, लोगों के हाथों में पैसा नहीं था। तब कीन्स ने अपना मॉडल दिया कि भाई लोगों के हाथों में पैसा दो, तब जाकर के लेबर लॉज की बात होना शुरू हुई थी। नहीं, लेबर्स को तो पहले बहुत बुरे तरीके से शोषण किया जाता था उनका। तो यहाँ पर अगर हमें हमारी इकोनॉमी को रिज्यूम करना है तो हमें इस तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे जब डिमांड को हम बूस्ट कर सकें। साथ में अब बात की जाती है हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर स्पेंडिंग देखी जाए तो 14,000 करोड़ रुपए अभी गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके किए हैं। इसमें मेजरली ध्यान दिया गया है कोविड और कोविड-19 से रिलेटेड जो भी आइसोलेशन सेंटर्स क्रिएट करने हो या आईसीयू बेड्स बनाने हो, तो इससे प्रिवेंटिव सर्विसेज बनाने की बात की गई। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है, इम्यूनाइजेशन कहीं ना कहीं अब
मतलब बहुत लो लेवल तक पहुंच गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो फंड्स हैं वो डाइवर्ट कर दिए। आज इंडिया में टोटल अगर एक्सपेंडिचर देखें हेल्थ में तो जीडीपी का 1.3% है, जबकि चाइना और नाइजीरिया जैसे कंट्रीज़ में भी 4 से 6% है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में 10 से 18% तक जीडीपी का वो हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हैं। ये तो देखो, आपने रिपीटेडली आर्टिकल बहुत सारे पढ़े होंगे जिसमें एक चीज़ बताई जाती है, बोला एजुकेशन और हेल्थ केयर, अगर इन दोनों पे ध्यान अच्छे से दिया जाता है तो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो एक तो यहाँ पर ज़रूरी है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो आज लोग हैं वो घरों पर रह के बोर हो चुके हैं। वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर तो शुरू हुआ है, बट आज जहाँ पे एनवायरनमेंट में एक माहौल जो चल रहा है कोलैबोरेशन का है, साथ में बैठकर का कनेक्टिविटी का जो एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, 2 बड़ी बड़ी कंपनियाँ, 5 बड़ी बड़ी कंपनियाँ कोलैबोरेट करके कोई नया चीज़ करना चाहती है, वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम आइसोलेशन में काम कैसे होगा, किस तरीके से इकोनॉमी रिवाइव करेगी। तो हमें ज़रूरत है कि जो लोग घरों पे फंसे पड़े हैं उनको फिर से फ्री किया जाए, कुछ इस तरीके की अवेयरनेस क्रिएट की जाए जिससे कि कोविड-19 केसेस को मिटिगेट किया जाए। कैसे किया जा सकता है? सोशल अवेयरनेस, सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों को मास्क लगाने की आदत डालनी पड़ेगी, हाथ धोने की आदत डालनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज़ किया जाए जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए। और एक चीज़ क्लियर बोल रहे हैं राइटर कि भाई कोविड-19 जो है, आपको क्या लगता है ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ये लगातार चलता रहेगा, हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। मास्क लगा करके ही बाहर निकलो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर जो अभी तक वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है, जो आइसोलेशन में काम हो रहे हैं, उसको अब रोकने की ज़रूरत है। और जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी प्री कोविड-19 एरा में, वो रिवाइव करो, जिससे कि एक नई अपॉर्चुनिटी और नए तरीके से इकोनॉमी को हम रिवाइव कर सकें। तो देखो कितने क्रिएटिव सॉल्यूशंस बताए हैं, इनको माइंड करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। या आप आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में और किसी भी तरीके से इंटरव्यू डील करना हो, आप डेफिनेटली डील कर जाओगे इन क्वेश्चंस, इन सजेशंस के बेसिस पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो कर रही है ना, उसको तो अवॉइड करें। अब नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, इन पे पुअर्स पे ध्यान दिया, ठीक है। आपने जो आज बहुत सारे परेशानियों का सामना कर रहे थे, उनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की, वो अच्छी बात है। बट आज भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास में घर नहीं है, छत नहीं है प्रॉपर्ली। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ही है, तो उसको अच्छे से करना शुरू कर दो। प्रधानमंत्री जो रूरल रोड प्रोजेक्ट है उसको प्रॉपर्ली करो। मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एस्केलेट करने की ज़रूरत है, एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को जॉब भी मिले, जॉब मिलेगी उनके हाथ में पैसा जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी अपने आप साइकिल में आएगी। बस यही तो प्रॉब्लम है, डिमांड की तो प्रॉब्लम है। सप्लाई के लिए तो बहुत कुछ मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्शन हो रहा है लगातार, उसके बावजूद डिमांड नहीं हो रही है, वो एक प्रॉब्लम है। और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक कोट है छोटा सा, अगर इन्फ्लेशन, महंगाई किसी की आधी रोटी छीनती है ना, तो जो डिफ्लेशन होती है ना, रिसेशन जिसको बोलते हैं, वो पूरी रोटी छीन लेता है, जो कि आज हम देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट लीडर को इन सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने ये कहा था कि हमें मिलियंस की तरह नहीं सोचने की ज़रूरत है, हमें बिलियंस की तरह, मतलब बहुत ब्रॉडर वे में सोचना पड़ेगा। हमें मिडिल क्लास पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, तो पुअर सेक्टर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब, एज ए वन कंट्री, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड पीपल ऑफ आवर कंट्री शुड कम टुगेदर एंड फाइट दिस क्राइसिस अलोंग विद। ठीक है, तो इस तरीके से आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।